हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका यूपीएससी विद डीएस में, जिसमें हम पढ़ रहे हैं विजन आईएएस का पीटी 365। यह इकोनॉमी का है, जिसमें हमने दो मेजर टॉपिक को कवर अप कर चुके हैं। यह हमारा तीसरा टॉपिक होगा और सेकंड पार्ट होगा। तीसरा टॉपिक है बैंकिंग परिसंपत्ति की गुणवत्ता, पुनर्गठन और मौद्रिक नीति, जिसमें एक पहला टॉपिक आता है बैंकिंग। बैंकिंग का सब टॉपिक है शहरी सहकारी बैंक। ये सुर्खियों में क्यों रहा है, देखते हैं। हाल ही में आरबीआई ने शहरी सहकारी बैंकों की वित्तीय स्थिति को मजबूत करने के लिए गठित विशेषज्ञ समिति एनएस विश्वनाथन की पैनल की सिफारिशों के आधार पर शहरी सहकारी बैंकों के विनियामक ढांचे को संशोधित किया है। संशोधित मानदंडों पर एक नज़र डालते हैं। कौन कौन से मानदंड को संशोधित किया गया है। मौजूदा शहरी सहकारी बैंकों की वित्तीय स्थिति को मजबूत करने के लिए विभेदीकृत विनियामक ढांचे के साथ वर्तमान 2 स्तरीय विनियामक ढांचे को 4 स्तरीय विनियामक ढांचे का प्रतिस्थापित किया गया है। क्या किया गया है? पहले वर्तमान में 2 विनियामक ढांचे को 4 स्तरीय विनियामक ढांचे में प्रतिस्थापित किया गया, जिसमें देखते हैं टीयर 1 में क्या आता है। टीयर 1 में सभी यूनिट्स यूसीबी तथा वेतन पाने वाले यूसीबी जमा राशि के आधार पर विचार किए बिना और अन्य सभी यूसीबी जिनके पास 100 करोड़ रुपए की जमा राशियां हैं वो आएंगे। दूसरी में 100 करोड़ से 1000 करोड़ रुपए तक की जमा राशि वाले यूसीबी आएंगे। तीसरे में 1000 करोड़ से 10,000 करोड़ तक की जमा राशि वाले यूसीबी और टीयर 4 में 10,000 से अधिक जमा राशि वाले यूसीबी आएंगे। बैंकों की वित्तीय लचीलेपन को मजबूत करने के लिए एक ही जिले से संचालित टीयर 1 शहरी सहकारी बैंक की न्यूनतम नेटवर्थ 2 करोड़ रुपए होनी चाहिए। अन्य सभी टीयर के यूसीबी की न्यूनतम नेटवर्थ 5 करोड़ रुपए होनी चाहिए। जो यूसीबी वर्तमान में उपयुक्त न्यूनतम नेटवर्थ के मानदंडों को पूरा नहीं करते हैं, उन्हें चरणबद्ध तरीके से न्यूनतम नेटवर्थ प्राप्त करनी होगी। जोखिम भारतीय परिसंपत्तियों की तुलना में पूंजी अनुपात, इसको देखते हैं यह क्या है। टीयर 1 यूसीबी के लिए न्यूनतम सीएआर को उनकी जोखिम भारित परिसंपत्तियों के 9% पर बरकरार रखा गया। टीयर 2 से लेकर टीयर 4 में यूसीबी अपनी आरडब्ल्यूए के 12% के बराबर सीआरएआर बनाए रखेंगे। टीयर 2 से लेकर टीयर 4 में यूसीबी जो वर्तमान में आरडब्ल्यूए के 12% के संशोधित सीआरएआर मानदंडों को पूरा नहीं करते हैं, उन्हें चरणबद्ध तरीके से इसे पूरा करना होगा। आर्थिक रूप से मजबूत और सुप्रबंधित, इसके बारे में देखते हैं। फाइनेंशियल साउंड एंड वेल मैनेज्ड का दर्जा निर्धारित करने के लिए संशोधित मानदंड निम्नलिखित है। पहला, 3% से अधिक का निवल नहीं होना चाहिए। पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान सीआरआर या एसएलआर मानदंडों के अनुपालन में कोई चूक ना हुई हो। आंतरिक प्रबंधन नियंत्रण प्रणाली मजबूत होनी चाहिए और बोर्ड में कम से कम 2 पेशेवर निर्देशक होने चाहिए। कोर बैंकिंग सॉल्यूशन पूरी तरह से लागू होना चाहिए। और यह किस पर लागू होगा? यह ढांचा सभी प्राथमिक सहकारी बैंकों पर लागू होगा। पहले नंबर ये देख लेते हैं कि सहकारी बैंक क्या है और इनके किस तरीके से इनकी रूपरेखा है। सहकारी बैंक शहरी स्तर पर भी होते हैं, ग्रामीण स्तर पर भी होते हैं। शहरी स्तर पर अनुसूचित और गैर अनुसूचित होते हैं। जैसे अनुसूचित के अंतर्गत कई राज्यों और एक राज्य में काम करने वाले बैंक आते हैं, और गैर अनुसूचित के अंतर्गत कई राज्यों और एक राज्य में काम करने वाले बैंक आते हैं। ग्रामीण के अंतर्गत यह दीर्घकालीन भी होते हैं और अल्पकालीन भी होते हैं। अल्पकालीन राज्य सहकारी बैंक, जिला सहकारी केंद्रीय बैंक, प्राथमिक कृषि ऋण समितियां इसके अंतर्गत आती हैं। दीर्घकालीन में राज्य सहकारी बैंक और ग्रामीण विकास बैंक, प्राथमिक सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक इसके अंतर्गत आते हैं। यूसीबी यूनिवर्सल बैंक, लघु वित्त बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के लिए विनियामकीय ढांचे की तुलना इसमें दिखाई दी गई है कि ये कौन कौन से बैंक, जैसे यूसीबी बैंक, यूनिवर्सल बैंक, लघु वित्त बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, 4 के पहले तो इसके विनियामक मंजूरी इनको दी गई है। अब पूंजी पर्याप्तता देख लेते हैं यूसीबी की। बेसल फर्स्ट मानदंडों के तहत पूंजी को बनाए रखने का आधार केवल ऋण जोखिम होना चाहिए। इसमें क्या आधार दिया गया? सिर्फ ऋण जोखिम दिया गया। और यूएनबी का
यूएनबी यूनिवर्सल बैंक का बेसल थर्ड मानदंडों के तहत पूंजी को बनाए रखने का आधार ऋण जोखिम, बाजार जोखिम और परिचालन जोखिम होना चाहिए। और एस स्मॉल फाइनेंशियल बैंक्स में बेसल सेकंड मानकों के तहत पूंजी को बनाए रखने का आधार केवल ऋण जोखिम में होना चाहिए। और आरआरबी के में पूंजी को बेसल फर्स्ट मानदंडों के तहत बनाए जाना रखा जाना चाहिए। अब देखिए पूंजी पर्याप्तता यूसीबी में किसके तहत है? बेसल फर्स्ट के तहत, यूएनबी में बेसल थर्ड के तहत, एसएफबी में बेसल सेकंड के तहत और आरआरबी में बेसल फर्स्ट के तहत, जो जैसा यूसीबी में भी है। अब आते हैं नए ब्रांच खोलना और एक्सटेंशन काउंटर। इसमें यूसीबी के बारे में, ऐसे यूसीबी जो एफएसडब्ल्यूएम मानदंडों को पूरा करते हैं उन्हें स्वचालित मार्ग के तहत नई ब्रांच खोलने की अनुमति है। यूएनबी के अंतर्गत स्वचालित अनुमोदन मार्ग के तहत लेकिन शर्तों के अधीन होना चाहिए। और एसएफबी के तहत स्वचालित अनुमोदन मार्ग के तहत लेकिन शर्तों के अधीन होना चाहिए। और आरआरबी में स्वचालित अनुमोदन मार्ग के तहत लेकिन शर्तों के अधीन होना चाहिए। संचालन के क्षेत्र का विस्तार, संचालन के क्षेत्र का विस्तार पूर्व अनुमोदन मार्ग के तहत होना चाहिए यूसीबी में। यूएनबी में यह लागू नहीं होता है, एसपीएफ में भी यह लागू नहीं होता और आरआरबी के संचालन का क्षेत्र निर्धारित है। अब आता है प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रक के ऋण। यह यूसीबी में 31 मार्च 2024 तक एडजस्टेड नेट बैंक क्रेडिट का 75% हासिल किया जाना है। और इसमें 40%, मतलब यूएनबी में 40%, एसएफबी में 75% और आरआरबी में भी 75%। भारतीय रिजर्व बैंक के अधिनियम 1934 की दूसरी अनुसूची में शामिल होना, यह पूर्व अनुमोदन मार्ग है, यह भी पूर्व अनुमोदन मार्ग है, चारों में सेम है। निर्धारित मानदंडों को पूरा करने के लिए यूसीबीज आवेदन के लिए पात्र है। यह एससीबी संचालन शुरू होने के बाद नए एससीबी आवेदन के लिए पात्र है। पूर्व अनुमोदन मार्ग में संचालन शुरू होने के बाद सभी नए एसएफबीज आवेदन के लिए पात्र है। पूर्व अनुमोदन मार्ग में नाबार्ड द्वारा जारी प्रमाण पत्र के आधार पर आरबीआई द्वारा नई समामिलित आरआरबी को इसमें शामिल किया जाता है। अब देखते हैं सहकारी बैंक। हमने अभी सहकारी बैंक को देखा जो दो तरीके से डिवाइड थे, फिर उसके जो अनुसूचित, गैर अनुसूचित और जिसमें अल्पकालिक बैंक और दीर्घकालिक बैंक, इनको 4 तरीके से देखा। अब देखते हैं सहकारी बैंक के बारे में। सहकारी बैंक सहकारी आधार पर स्थापित वित्तीय संस्थाएं होते हैं। ये अपने सदस्यों द्वारा गठित और उनसे जुड़े होते हैं। इसका अर्थ यह है कि सहकारी बैंक के ग्राहक उसके मालिक भी होते हैं। इसका पंजीकरण, सहकारी शहरी यूसीबी मुख्य रूप से सहकारी समितियों के रूप में पंजीकृत होते हैं। इन्हें संबंधित राज्य के राज्य सहकारी सोसाइटी अधिनियम के प्रावधानों के तहत पंजीकृत किया जाता है और यदि इनके संचालन का क्षेत्र किसी राज्य की सीमाओं के आगे तक फैला हो तो इन्हें बहुराज्य सहकारी समिति अधिनियम 2002 के तहत पंजीकृत किया जाता है। यूसीबी का विनिमय, इसका विनिमय आरबीआई और केंद्र या राज्य सरकार द्वारा किया जाता है। हालांकि लघु सहकारी बैंकों का विनिमय नाबार्ड द्वारा और राज्यों सरकारों द्वारा किया जाता है। ये आरबीआई के 2 कानूनों अर्थात बैंकिंग विनिमय अधिनियम 1949 और बैंकिंग कानून अधिनियम 1955 के तहत विनियामकीय दायरे में आते हैं। शहरी व बहुराज्य सहकारी बैंक आरबीआई की सीधी निगरानी में होते हैं। हालांकि यूसीबीज, यूनिवर्सल बैंक, लघु वित्त बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के लिए विनियामकीय ढांचे अलग अलग हैं। अब आता है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक क्यों सुर्खियों में रहा है? हाल ही में केंद्र सरकार ने इंडियन बैंक एसोसिएशन से यह कहा है कि आरआरबीज को वित्तीय रूप से संधारणीय बनाने में सहायता करें। आरआरबी को संधारणीय बनाने में सहायता करने के बारे में यह कहा गया है। इससे संबंधित तथ्य, आरआरबी को वित्तीय रूप से संधारणीय बनाने के लिए सरकार ने वित्त वर्ष 2022 और वित्त वर्ष 2023 के दौरान उन्हें 10,890 करोड़ रुपए की रिकॉर्ड पूंजी उपलब्ध कराने का फैसला किया है। कितनी पूंजी? 10,890 करोड़ रुपए। इस पूंजी का केंद्र का हिस्सा 5,445 करोड़ होगा। शेष राशि का योगदान राज्यों और प्रायोजक बैंकों की तरफ से किया जाएगा। अब आता है आरआरबी के बारे में। आरआरबी नरसिम्हा वर्किंग ग्रुप 1975 की सिफारिशों के आधार पर
2 अक्टूबर 1975 को आरआरबी की स्थापना हुई। इसके लिए 1975 में एक अध्यादेश जारी किया गया था। इसके अगले वर्ष क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अधिनियम 1976 के तहत इसे और मजबूत किया गया था। इन्हें ग्रामीण क्षेत्रों में ऋण सुविधा बढ़ाने के लिए स्थापित किया गया था, जिसका उद्देश्य लघु और सीमांत किसानों, खेतिहर मजदूरों आदि को ग्रामीण तथा अर्ध शहरी क्षेत्रों में पर्याप्त बैंकिंग व ऋण सुविधाएं प्रदान करना है। इन बैंकों द्वारा अन्य सुविधाएं भी प्रदान की जाती हैं। पैरा बैंकिंग सुविधाएं जैसे लॉकर सुविधाएं, डेबिट और क्रेडिट कार्ड की सुविधाएं, मोबाइल बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग, यूपीआई आदि। सरकारी कार्यों के निष्पादन में मनरेगा श्रमिकों के वेतन का वितरण, पेंशन का वितरण आदि होता है। विशेषताएं: ये क्षेत्र आधारित और ग्रामीण विकास के लिए समर्पित बैंक होते हैं। इनमें ग्राहक अनुभव के मामले में सहकारी बैंकों तथा वित्तीय संसाधनों को जुटाने के लिए वाणिज्यिक बैंकों की विशेषताएं शामिल होती हैं। अब आता है आरआरबी के महत्व क्या है। इसका महत्व: ये बैंक प्राथमिकता वाले क्षेत्र की ओर निर्धारित 75% की बजाय 81% से अधिक ऋण प्रदान करते हैं। इसके अतिरिक्त इनके द्वारा प्रदत्त कुल ऋण में कृषि ऋण का हिस्सा 60% के आसपास है। इस कारण इनकी भूमिका निम्नलिखित के संदर्भ में महत्वपूर्ण हो जाती है। जैसे पहला, ये कमजोर वर्गों विशेषकर लघु और सीमांत किसानों को साहूकारों से बचाने के लिए संस्थागत ऋण देते हैं। दूसरा, ये ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी बैंकिंग सेवाएं प्रदान करके वित्तीय समावेशन को बढ़ावा दे रहे हैं। तीसरा, ये ग्रामीण आबादी का बैंकिंग सेवाओं में विश्वास बढ़ाने में मुख्य भूमिका निभाते हैं ताकि उनमें बचत की प्रवृत्ति को प्रोत्साहित किया जा सके। चौथा, ये सहकारी समितियों और स्वयं सहायता समूहों को आसान व प्रत्यक्ष वित्त प्रदान करते हैं। पाँचवा, ये ग्रामीण अर्थव्यवस्था के समग्र विकास के लिए ग्रामीण भारत में रोजगार को बढ़ावा देते हैं। अब इसके लिए आरआरबी में क्या समस्याएं आती हैं। पहला, वित्तीय व्यवहारिकता। आरआरबी की कई शाखाओं में परिचालन की लागत अधिक, व्यवसाय सीमित है। इसका कारण इनका रिटर्न ऑफ एसेट्स कम है। रिटर्न ऑफ एसेट्स शब्द एक वित्तीय अनुपात को संदर्भित करता है। इससे पता चलता है कि कोई कंपनी अपनी कुल परिसंपत्ति के संबंध में कितने लाभ की स्थिति में है। यह गणना इस प्रकार की जाती है कि रिटर्न ऑफ एसेट्स इक्वल टू कुल परिसंपत्ति ऑब्लिक निवल आय होता है। सीमित पूंजी पर्याप्तता अनुपात, इसको देखते हैं। सीमित पूंजी पर्याप्तता अनुपात आरआरबीज के लिए पूंजी पर्याप्तता अनुपात 13% रखा गया है, जो पूरा नहीं हो पाया है। पूंजी पर्याप्तता अनुपात को जोखिम भारित आस्तियों की तुलना में पूंजी अनुपात के रूप में भी जाना जाता है। पूंजी पर्याप्तता अनुपात किसी बैंक की उपलब्ध पूंजी की माप है। इसे बैंक के जोखिम भारित क्रेडिट एक्सपोजर के प्रतिशत के रूप में व्यक्त किया जाता है। विनियामकीय संबंधी विसंगतियां। आरआरबी की निगरानी राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक द्वारा की जाती है। हालांकि इनकी वार्षिक योजना और वित्त की निगरानी आरबीआई एवं नाबार्ड दोनों करते हैं। इसके अतिरिक्त केंद्र सरकार और प्रायोजक बैंक का अपना नियंत्रण होता है। अब देखते हैं नाबार्ड क्या है। नाबार्ड के बारे में, नाबार्ड की सिफारिश किसके द्वारा की गई थी। इसकी स्थापना की सिफारिश 1979 में शिवरामन समिति द्वारा की गई थी। इस समिति का गठन कृषि और ग्रामीण विकास के लिए संस्थागत ऋण की व्यवस्था की समीक्षा करने के लिए किया गया था। इसका स्थापना वर्ष, इसे 1982 में संसद ने एक अधिनियम के माध्यम से एक विकास बैंक के रूप में स्थापित किया था। इसे भारत सरकार का 100% स्वामित्व है। इसका कार्य आर्थिक प्रोत्साहन और विकास, पुनर्वित्त, वित्त पोषण योजना, निगरानी और परिवीक्षण करना होता है। इस नाबार्ड की मिशन कौन सी हैं। इसका मुख्य मिशन संधारणीयता या समानता पर आधारित कृषि और ग्रामीण विकास को बढ़ावा देना है। नाबार्ड अपना यह मिशन वित्तीय और गैर वित्तीय उपायों, नवाचारों, प्रौद्योगिकी एवं संस्थागत विकास के माध्यम से पूरा करने में जुटा है, ताकि देश के कृषि क्षेत्र में समृद्धि सुनिश्चित की जा सके। आरआरबी के शेयरधारक जैसे भारत सरकार 50% है, संबंधित राज्य 15% और प्रायोजित बैंक 35% है। अब आता है प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रक को उधार। उन क्षेत्रों को दिया जाने वाला ऋण है जिन्हें देश की बुनियादी जरूरतों के विकास हेतु महत्वपूर्ण माना जाता है। इन्हें अन्य क्षेत्रों की तुलना में अधिक प्राथमिकता दी जाती है। पीएसएल श्रेणी में कौन आते हैं। कृषि, एमएसएमई, निर्यात ऋण, शिक्षा, आवास, सामाजिक अवसंरचना, नवीनीकरण ऊर्जा, कमजोर वर्ग, अन्य आते हैं। इसमें कृषि की हिस्सेदारी सर्वाधिक है। इसके बाद कमजोर वर्गों का स्थान आता है। अब आता है गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां। गैर बैंकिंग, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया है कि राज्य के कानून नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज पर लागू नहीं होंगे और इस मामले में राज्य के कानूनों की जगह आरबीआई अधिनियम 1934 मान्य होगा। नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट के बारे में, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी अधिनियम के तहत पंजीकृत संस्थाएं हैं।
ये बैंकों के समान ही ऋण और अग्रिम जैसी वित्तीय सेवाएं प्रदान करती हैं तथा शेयर और बॉन्ड की खरीद कर सकती है, परंतु इनके पास बैंकिंग लाइसेंस नहीं होता है। हालांकि उन्हीं गतिविधियां बैंकों के समान है, लेकिन कुछ मामलों में एनबीएफसीज और बैंकों में कुछ अंतर होता है। ये अंतर निम्नलिखित है। जैसे पहला, ये मांग जमा स्वीकार नहीं करते। दूसरा, ये भुगतान और निपटान प्रणाली का हिस्सा नहीं है, ये स्वयं पर आहरित चेक जारी कर सकते हैं। और तीसरा, एनबीएफसीज में जमा राशि पर जमाकर्ताओं को जमा बीमा सुविधा उपलब्ध नहीं होती है। मुख्य रूप से एनबीएफसी भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा विनियमित और शासित होते हैं। हालांकि कुछ एनबीएफसी को भारतीय प्रतिभूति एवं विनियामक बोर्ड सेबी और भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण इरडाई, नेशनल हाउसिंग बैंक आदि द्वारा विनियमित किया जाता है। हाल ही में आरबीआई ने गैर बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट द्वारा उधार देने और डिस्क्लोजर के दिशा निर्देशों को सख्त किया है। ये दिशा निर्देश के स्केल आधारित विनियमों पर निर्मित किए गए हैं। इन विनियमों में एनबीएफसी के 3 स्तरों में विभाजित किया गया है। इसके स्तर देख लेते हैं। टॉप लेयर या शीर्ष स्तर पर देखते हैं, यह पर्यवेक्षी निर्देशक होता है। इसमें नई श्रेणी जैसे बैंक जैसा विनिमय शामिल किया गया है। अपर लेयर या ऊपरी स्तर वाली होती हैं, एक होती है मिडिल लेयर वाली और एक होती है बेस लेयर वाली। इसमें जो टॉप लेयर्स जो तीनों कनेक्टेड होती है, फिल्टरिंग प्रक्रिया के माध्यम से चयनित लगभग 25 से 30 ऊपरी परत एनबीएफसी में आती हैं और इसका जो बेसिंग वाला होता है वह समतुल्य होती हैं, एनबीएफसी एनडी के समतुल्य होती हैं, लेकिन यह 1000 करोड़ की संपत्ति की सीमा के अधीन होती हैं। अब आता है निधि नियम 2014 में संशोधन। केंद्र सरकार ने निधि कंपनियों की संख्या में व्यापक वृद्धि के मद्देनजर निधि नियम 2014 में संशोधन किए हैं। इनको निधि नियम को देख लेते हैं, क्या क्या संशोधन किए गए इनमें। इन संशोधनों का उद्देश्य इन कंपनियों के शासन में सुधार करना तथा जनता के हितों की रक्षा करना है। निधि नियम में क्या संशोधन हुए? प्रमुख संशोधन कौन कौन से हैं? पहला, 10 लाख रुपए की शेयर पूंजी के साथ निधि के रूप में स्थापित किसी सार्वजनिक कंपनी को सबसे पहले स्वयं को केंद्र सरकार से निधि कंपनी के रूप में घोषित करवाना होगा। दूसरा, इससे पहले किसी कंपनी को ऐसी धारणा करवाने की कोशिश की आवश्यकता नहीं थी। तीसरा, कंपनी के प्रमोटर्स और निर्देशक के निर्णयों में निर्धारित मानदंडों को पूरा करना होगा। निधि कंपनी के बारे में, एक गैर बैंकिंग वित्तीय फाइनेंशियल कंपनियों के समान होते हैं। एक निधि कंपनी का गठन उसके सदस्यों से धन उधार लेने और उधार देने के लिए किया जाता है। यह अपने सदस्यों के बीच बचत की आगतों को विकसित करती है, परस्पर लाभ के सिद्धांत पर कार्य करती है। इसे आरबीआई से लाइसेंस प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन कंपनी अधिनियम के तहत अनुमोदन की आवश्यकता होती है। कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय इसके परिचालन संबंधी मामलों को नियंत्रित करता है। आरबीआई को इसकी जमा स्वीकारने वाली गतिविधियों हेतु निर्देश जारी करने की शक्ति प्राप्त है। इसे चिट फंड, हायर परचेज फाइनेंस, लीजिंग फाइनेंस, इंश्योरेंस या सिक्योरिटीज से जुड़े व्यवसाय करने की अनुमति नहीं है। यह अपने सदस्यों के अतिरिक्त किसी अन्य व्यक्ति से ना तो नगद जमा स्वीकार कर सकता है, ना ही किसी व्यक्ति को उधार दे सकता है। निधि कंपनियों में केवल व्यक्तिगत सदस्यों को शामिल होने की अनुमति होती है। अब आता है वित्तीय सेवा संस्थान ब्यूरो। वित्तीय सेवा संस्थान ब्यूरो, हाल ही में नियुक्ति संबंधी मंत्रिमंडलीय समिति ने वित्तीय सेवा संस्थान ब्यूरो की स्थापना के लिए एक सरकारी प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। यह ब्यूरो बैंक बोर्ड ब्यूरो का स्थान लेगी। बैंक बोर्ड ब्यूरो पहले देख लेते हैं कि यह क्या है। बैंक बोर्ड ब्यूरो का गठन 2016 में एक स्वायत्त निकाय के रूप में किया गया था। इसके लिए केंद्र ने राष्ट्रीयकृत बैंक योजना 1980 में संशोधन किया था और इससे बीबीबी की संरचना और कार्यों के लिए कानूनी ढांचा प्रदान किया गया। बीजे नायक द्वारा बीबीबी की सिफारिश की गई थी। यह समिति भारत के सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के मुद्दों को हल करने के तरीके के निर्धारित करने के लिए गठित की गई थी। इसका उद्देश्य, इसकी स्थापना पीएसबी के गवर्नेंस में सुधार लाने के लिए की गई थी। यह पीएसबी से संबंध, पीएसबी को नया रूप देने के उद्देश्य में इंद्रधनुष मिशन के साथ सूत्रीय रणनीति अपनाई गई थी। बीबीबी इस रणनीति का हिस्सा था। और अभी प्रेजेंट में क्या किया जा रहा है कि नियुक्ति संबंधी मंत्रिमंडलीय समिति ने वित्तीय सेवा संस्थान ब्यूरो की स्थापना के लिए एक सरकारी प्रस्ताव दिया है, जो किसका स्थान लेगा? बैंक बोर्ड ब्यूरो का। वित्तीय सेवा संस्थान ब्यूरो की स्थापना वित्त मंत्रालय के वित्तीय सेवा प्रभाग के अंतर्गत की गई है। इसकी स्थापना के उद्देश्य वित्तीय सेवा संस्थानों जैसे कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक, सार्वजनिक क्षेत्र के बीमाकर्ता, वित्तीय संस्थान आदि के बोर्ड में पूर्णकालिक निर्देशकों और गैर कार्यकारी अध्यक्षों के रूप में नियुक्ति के लिए व्यक्तियों की सिफारिश करना है। इन संस्थानों में कार्मिक प्रबंधन से संबंधित कुछ अन्य मामलों पर सलाह देना है।
सार्वजनिक क्षेत्र में वित्तीय संस्थानों में कॉरपोरेट प्रशासन में उत्कृष्टता को बढ़ावा देना है। इसके प्रमुख कार्य सरकार के निर्देशकों की नियुक्ति और स्थानांतरण या कार्यकाल के विस्तार और उनकी सेवाओं की समाप्ति से संबंधित मामले पर सलाह देना। दूसरा, पीएसबी सार्वजनिक क्षेत्र के बीमाकर्ताओं और वित्तीय संस्थानों के लिए बोर्ड स्तर पर आवश्यक प्रबंधन संरचना पर सरकार को सलाह देना। तीसरा, पीएसबी सार्वजनिक क्षेत्र के बीमाकर्ताओं और वित्तीय संस्थाओं के प्रबंधन से संबंधित डेटा निर्माण करना। पीएसबी सार्वजनिक क्षेत्र के बीमाकर्ता और वित्तीय संस्थाओं में पूर्णकालिक निर्देशकों के लिए आचार और आचरण संहिता के निर्माण और उन्हें लागू करने के हेतु सरकार को सलाह देना है। पीएसबी सार्वजनिक क्षेत्र के बीमाकर्ता और वित्तीय संस्थाओं को व्यापार रणनीतियों को विकसित करने और पूंजी जुटाने की योजना आदि के संदर्भ में मदद करना है। पीएसआईबी की संरचना के संदर्भ में कौन कौन से इसमें अध्यक्ष और सदस्य होंगे। पीएसआईबी के अध्यक्ष को केंद्र सरकार द्वारा नामित किया जाएगा, जो निम्नलिखित से होगा: बैंकिंग क्षेत्र या नियामक संस्थान से सेवानिवृत्त अधिकारी, या वित्तीय क्षेत्र का पर्याप्त ज्ञान रखने वाला कोई प्रतिष्ठित व्यवसायी, या बैंकिंग या वित्तीय क्षेत्र में अनुभव रखने के साथ साथ लोक प्रशासन में कम से कम 25 वर्षों का अनुभव रखने वाला व्यक्ति इसका अध्यक्ष होगा। अब पदेन सदस्य के लिए वित्तीय सेवा विभाग का सचिव होगा, सार्वजनिक उद्यम विभाग के सचिव, भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष और आरबीआई के डिप्टी गवर्नर होंगे। सदस्य अंशकालिक और गैर सरकारी, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों और वित्तीय संस्थानों से संबंधित विषय वस्तु का ज्ञान रखने वाले 3 व्यक्ति केंद्र सरकार द्वारा नामित और सार्वजनिक क्षेत्र के बीमाकर्ता से संबंधित विषय वस्तु का ज्ञान रखने वाले 3 व्यक्ति केंद्र सरकार द्वारा नामित होंगे। यानी कौन अंशकालिक में कौन कौन होगा? जो सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों और वित्तीय संस्थाओं से संबंधित विषय वस्तु का ज्ञान रखने वाले 3 व्यक्ति होंगे, और सार्वजनिक क्षेत्र के बीमाकर्ता से संबंधित विषय वस्तु का ज्ञान रखने वाले 3 व्यक्ति होंगे, और जिन दोनों की नियुक्ति जो किसके द्वारा नामित होंगी? केंद्र सरकार के द्वारा। अब आता है बैंकिंग प्रणाली में तरलता सुर्खियों में क्यों रहा है? मई 2019 में अधिशेष की स्थिति में रहने के बाद सितंबर 2022 में भारतीय बैंकिंग प्रणाली में तरलता में कमी की स्थिति आ गई है। बैंकिंग प्रणाली में तरलता के बारे में इसका महत्व अर्थ देखते हैं। बैंकिंग प्रणाली में तरलता से तात्पर्य आसानी से उपलब्ध नकदी से है। बैंकों को इसकी आवश्यकता अल्पकालिक व्यापार और वित्तीय जरूरतों को पूरा करने के लिए होती है। अब देखते हैं सरप्लस वर्सेस डेफिसिट या अधिशेष बनाम घाटा। अधिशेष बनाम घाटा के अंतर्गत किसी देश यदि बैंकिंग प्रणाली पर एलईएफ के तहत आरबीआई की निवल उधारी है तो इसे बैंकिंग प्रणाली में तरलता की कमी की अवस्था कहा जाता है। इस स्थिति के विपरीत यदि किसी दिन बैंकिंग प्रणाली आरबीआई के लिए एक निवल ऋणदाता है तो बैंकिंग प्रणाली को तरलता की अधिशेष की अवस्था में होना कहा जाता है। अब देखते हैं बैंकिंग प्रणाली की तरलता से संबंधित क्या प्रभाव रहे हैं, कमी से संबंधित क्या प्रभाव रहे हैं। पहला, बैंक प्राय तरलता की कमी को दूर करने के लिए जमा राशि पर ब्याज की दर बढ़ाते हैं या अधिक ब्याज वाली विशेष जमा योजनाओं को बढ़ावा देते हैं। इससे बैंकों के लाभ में कमी आती है। दूसरा, मुद्रा बाजार दरों में वृद्धि के कारण उधार ली गई धनराशि की लागत बढ़ जाती है। उदाहरण के लिए तरलता की कमी की स्थितियों के कारण हाल ही में ट्रेजरी बिलों या टी बिलों पर प्रतिफल में वृद्धि होती है। टी बिल ये सरकार द्वारा जारी किए गए अल्पकालिक ऋण लिखित होते हैं। ये वर्तमान में 3 अवधियों 91 दिन, 182 दिन, 364 दिनों के लिए जारी किए जाते हैं, जिसे ट्रेजरी बिल कहा जाता है। ऐसे परिदृश्यों में आरबीआई रेपो दर में बदलाव कर सकता है। इससे बैंकों की उधार देने की रेपो समृद्ध दरों और नीतियों की सीमांत लागत पर आधारित उधार देने की दर में वृद्धि होगी। इसके परिणाम स्वरूप उपभोक्ताओं के लिए ऋण की ब्याज दरें बढ़ जाएंगी। मांग में कमी जो आगे आर्थिक गतिविधियों के संकुचन का कारण बनती है और समृद्धि हेतु उधार लेने की लागत को बनाए रखने के साथ साथ अपनी मौद्रिक नीति को कमजोर बनाए रखना आरबीआई के लिए कठिन होगा। बैंकिंग प्रणाली में तरलता की कमी के प्रमुख कारण कौन कौन से हैं? पहला, पूंजी खाते के साथ साथ चालू खाते के स्तर पर भुगतान संतुलन घाटे में वृद्धि होना। दूसरा, अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपये में गिरावट होने को रोकने के लिए आरबीआई द्वारा कठोर उपाय, जिससे खुले बाजार में तरलता कम हो रही है। तीसरा, त्योहारों के सीजन पर लोगों के द्वारा विवेकाधीन खर्च में वृद्धि। चौथा, सरकार की नकदी शेष में अत्यधिक वृद्धि होना।
5वां, कंपनियों द्वारा अग्रिम कर भुगतान के कारण भारी मात्रा में धन का बहिर्वाह होना और धीमी जमा वृद्धि के मुकाबले बैंक ऋण में उच्च वृद्धि होना, यह इसके तरलता में कमी के प्रमुख कारण है। अब आता है परिसंपत्ति की गुणवत्ता और पुनर्गठन। इसमें के अंतर्गत है गैर निष्पादित परिसंपत्तियां। हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने भारत में बैंकिंग की प्रवृत्ति और प्रगति के लिए 2021-22 की रिपोर्ट प्रकाशित की है। इस रिपोर्ट के अनुसार बैंकों का सकल गैर निष्पादित परिसंपत्ति अनुपात 2017 से 2018 में अपने शीर्ष 9% पर था, जो घटकर सितंबर 2022 में 5% के पर आ गया है। बैंक की परिसंपत्तियां तथा एनपीओ नेट नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, इसकी प्रक्रिया देखते हैं। जब कोई व्यक्ति बैंक ऋणी को ऋण देता है, जब बैंक ऋणी को ऋण देता है तो बैंक की परिसंपत्तियों में बैंक के पास उपलब्ध पैसा और उनके द्वारा दिए गए उनकी परिसंपत्तियों का सबसे बड़ा हिस्सा होता है, क्योंकि ये बैंकों की आय के स्रोत होते हैं। जिसमें आय के कौन कौन से स्रोत होते हैं? एक मानक या स्टैंडर्ड परिसंपत्ति और गैर निष्पादित परिसंपत्ति होती है। जो मानक स्टैंडर्ड परिसंपत्ति के अंतर्गत ऐसी परिसंपत्ति जिसे लेकर कोई समस्या अथवा सामान्य से अधिक जोखिम नहीं होगा, और गैर निष्पादित परिसंपत्तियों में ऐसी परिसंपत्तियां आती हैं जिनसे आय का सृजन बंद हो जाता है, उन्हें एनपीए कहते हैं। ऐसी ऋण या अग्रिम है जिनके लिए मूलधन या ब्याज भुगतान 90 दिनों को से बकाया हो, उसे एनपीए कहा जाता है। अब आते हैं एनपीए की श्रेणियाँ, कौन कौन सी हैं? पहला, अमानक परिसंपत्तियाँ। ऐसी परिसंपत्तियाँ जो 12 महीने से कम या 12 महीने तक एनपीए के रूप में वर्गीकृत रहती हैं। दूसरी, डाउटफुल परिसंपत्तियाँ। ऐसी परिसंपत्तियाँ जो 12 माह से अधिक की अवधि के लिए सब स्टैंडर्ड परिसंपत्ति के रूप में वर्गीकृत रहती हैं। तीसरी, हानि वाली परिसंपत्तियाँ। ऐसी परिसंपत्तियाँ जिनकी पहचान बैंक अथवा आंतरिक या बाहरी लेखा परीक्षकों अथवा सहयोगी विभागों या अथवा आरबीआई की जांच में हानि के रूप में कर ली गई हो, परंतु उस राशि को पूर्णतः या आंशिक रूप से राइट ऑफ नहीं किया गया हो। इसमें देखते हैं कि बैंकों की परिसंपत्तियाँ किससे बनती हैं। बैंक ऋणी को ऋण देता है, जब बैंक ऋणी को ऋण देता है तो ये बैंक की परिसंपत्तियाँ होती हैं। बैंक की परिसंपत्तियाँ दो तरीके से होती हैं, एक मानक या स्टैंडर्ड परिसंपत्ति, एक गैर निष्पादित परिसंपत्ति, जो इस तरह से बैंक में अपना पैसा जमा करती हैं। एनपीए की भी 3 श्रेणियाँ होती हैं, एक होती है अमानक परिसंपत्तियाँ, दूसरी डाउटफुल परिसंपत्तियाँ और तीसरी हानि वाली परिसंपत्तियाँ। एनपीए के बारे में, एनपीए ऋण बैंक को प्राथमिकता से परिसंपत्तियाँ हैं। अतिदेय मानदंडों के आधार पर अगर कोई ऋण या अग्रिम जिनके लिए मूलधन या ब्याज का भुगतान 90 दिनों की अवधि से नहीं किया गया है तो उन्हें एनपीए के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। अतिदेय का अर्थ उस राशि से है जो नियत तारीख के बाद भी बकाया रह जाता है। इसे आगे अलग अलग रूपों में वर्गीकृत किया गया है। कृषि ऋणों के लिए एनपीए के निर्धारण के मानदंड अलग हैं। अल्पावधि की फसलों के लिए 2 फसल मौसम एवं लंबी अवधि की फसलों के लिए 1 फसल मौसम बीत जाने के बाद भी अगर ऋण का भुगतान नहीं किया जाता है तो उसे एनपीए माना जाता है। अब आता है एनहॉक्स्ट एक्सेस एंड सर्विस एक्सीलेंस सुधार, ईज। इन सुधारों में 2018 में ईज 1.0 से में शुरू किया गया था। इस सुधारों का निरीक्षण भारतीय बैंक संघ द्वारा किया जाता है। नवीनतम ईज में सुधार, जिसमें 2 पहले शामिल हैं। पहली, सामान्य पीएसबी सुधार एजेंडा के लिए ईज 5.0 की शुरुआत की गई है। इसके तहत पीएसबी आधुनिक क्षमताओं हेतु निवेश को जारी रखेंगे, साथ ही वे ग्राहकों की परिवर्तनशील जरूरतें, बदलती प्रतिस्पर्धा और नई तकनीक अपनाने की दिशा में प्रयास करेंगे। दूसरा, बैंक की व्यावसायिक प्राथमिकताओं के आधार पर ईज 5.0 के अतिरिक्त बैंक विशिष्ट 3 वर्षीय रणनीतिक रोडमैप तैयार किया जाएगा। इसके तहत व्यवसाय बढ़ोतरी, लाभप्रदता, जोखिम, ग्राहक सेवा परिचालन और क्षमता विकास आदि पर जोर दिया जाएगा। अब आता है इंटर कोऑपरेटिवल रेगुलेटरी सैंडबॉक्स। आरबीआई ने इंटर कोऑपरेबल को रेगुलेटरी सैंडबॉक्स के लिए एक मानक परिचालन प्रक्रिया की घोषणा की है। मानक परिचालन प्रक्रिया को फिनटेक पर एक अंतर विनियामक तकनीकी समूह में तैयार किया है। यह समूह की अध्यक्षता आरबीआई का फिनटेक विभाग करता है। सेबी, भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा प्राधिकरण, पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण तथा केंद्र सरकार के प्रतिनिधि इसमें शामिल होते हैं। यह एक से अधिक वित्तीय विनियामकों के दायरे में आने वाले नए फिनटेक उत्पादों और सेवाओं को विनियमित करने के लिए एक ढांचा प्रदान करता है।
एक ढांचा प्रदान करता है। इंटरऑपरेबल रेगुलेटरी सैंडबॉक्स एक ऐसा तंत्र होता है जो नवीन और हाइब्रिड वित्तीय उत्पादों सेवाओं के परीक्षण की सुविधा प्रदान करता है जो एक से अधिक वित्तीय क्षेत्र की विनियामकीय परिधि में आते हैं। फ्रेमवर्क की क्या विशेषताएं हैं? पहली, उत्पाद की प्रमुख विशेषता विनियामक के प्रभाव को निर्धारित करेगी। जिस विनियामक के अधिकार क्षेत्र में ऐसी विशेषता होगी वह प्रधान विनियामक होगा, जबकि अन्य एसोसिएट विनियामक होंगे। विशेषता दो तरह से तय होती है। पहला, मौजूदा उत्पादों जैसे ऋण, जमा राशि आदि में वृद्धि का प्रकार। दूसरा, IORS के तहत परीक्षण के लिए संस्था द्वारा मांगी गई छूट की संस्था होती है। IFSCA वैश्विक गतिविधि की महत्वाकांक्षा रखने वाले भारतीय फिनटेक और भारत में प्रवेश की इच्छुक विदेशी फिनटेक के लिए प्रधान विनियामक होता है। फिनटेक पर IRTG प्रधान विनियामक एसोसिएट विनियामक के बीच किसी भी समन्वय संबंधी मुद्दे को हल करेगा। अब आता है वसूली और पुनर्गठन संबंधी उपाय, जिसमें पहला है ऋण वसूली अधिकरण, डेब्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल्स। सरकार ने 100 करोड़ रुपए से अधिक के मामलों को सुलझाने के लिए 3 ऋण वसूली ऋण अधिकरण के लिए विशेष पीठ गठित की है। ये क्या होता है, इसके बारे में देखते हैं। ऋणों की वसूली और शोधन क्षमता 1993 में मूल क्षेत्राधिकार वाले DRTs तथा अपीलीय क्षेत्राधिकार वाले ऋण वसूली अपीलीय अधिकरण की स्थापना का प्रावधान किया गया, जिसका उद्देश्य बैंकों और वित्तीय संस्थानों के बकाया ऋण तथा शीघ्र निर्णय देना एवं उनकी वसूली करवाना होता है। ये वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण, पुनर्गठन और प्रतिभूति हित परिवर्तन या सारफेसी अधिनियम 2022 के तहत दायर मामलों की भी सुनवाई करते हैं। सरफेसी अधिनियम वित्तीय संस्थानों को ऋण के बदले गिरवी रखी गई परिसंपत्तियों को प्रतिभूतियों को अपने नियंत्रण में लेने, अदालत के हस्तक्षेप के बिना बकाया राशि की वसूली के लिए उनका प्रबंधन करने या उनको बेचने की अनुमति देता है। इस प्रकार यह अधिनियम वित्तीय संस्थानों को ऋण डिफॉल्टर से सुरक्षा प्रदान करता है। यह अधिनियम पूरे देश में लागू होगा तथा यह सभी चल अचल संपत्तियों को कवर करता है। यदि कोई उधारकर्ता 6 माह से अधिक समय तक अपने भुगतान को चुकाने में असफल रहता है तो इस अधिनियम पर उसके खिलाफ लागू किया जाता है। वर्तमान में 39 DRT और 5 DRAT देश भर में कार्य कर रहे हैं। अब आता है परिसंपत्ति पुनर्निर्माण कंपनियां। सरकार ने 100 करोड़ रुपए से अधिक के मामलों को सुलझाने के लिए 3 ऋण वसूली अधिकरणों में विशेष समिति गठित की है। ARC के बारे में, इसका गठन नरसिम्हा समिति सेकंड की सिफारिश पर किया गया था। इसे गैर निष्पादित परिसंपत्तियों के समाधान के लिए एक केंद्रित दृष्टिकोण प्रदान करने के लिए गठित किया गया। ये सारफेसी अधिनियम 2002 की धारा 3 के तहत पंजीकृत है। इन्हें गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थान के रूप में विनियमित करता है। RBI के द्वारा ये विनियमित की जाती है। इनके प्रमुख दिशा निर्देश में, पहला, पात्र ARC 1000 करोड़ रुपए की न्यूनतम निवल परिसंपत्ति वाली ARC को दिवाला और शोधन संहिता 2016 के तहत समाधान आवेदकों के रूप में कार्य करने की अनुमति दी गई है। इसके पहले सरफेसी अधिनियम ARC को RBI की अनुमति के बिना प्रतिभूतिकरण करने या उन परिसंपत्ति पुनर्निर्माण के अलावा अन्य कार्य करने के लिए प्रतिबंधित कर दिया गया था। IBC कंपनियों और व्यक्तियों के लिए दिवाला समाधान हेतु एक समयबद्ध प्रक्रिया प्रदान करती है। ARC की स्थापना के लिए न्यूनतम पूंजी आवश्यकता को मौजूदा 100 करोड़ रुपए से बढ़ाकर चरणबद्ध तरीके से 300 करोड़ रुपए किया गया है। कॉर्पोरेट गवर्नेंस मानदंडों में बदलाव किए गए हैं, जैसे लेखा परीक्षण समिति का गठन करना, और इसमें केवल गैर सरकारी निर्देशक ही शामिल होते हैं। अब संबंधित सुर्खियां क्या क्या रही हैं? नेशनल एसेट्स रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड तथा इंडिया डेट रेजोल्यूशन कंपनी लिमिटेड। बेड बैंक या NARCL एक कॉरपोरेट संरचना है। इसकी घोषणा वर्ष 2021 के बजट में की गई थी। NARCL की घोषणा वर्ष 2021 के बजट में की गई थी। यह बैंकों के बेजोखिम भारित परिसंपत्तियों का एक अलग इकाई में रखती है। अनुमोदित संरचना के तहत बेड बैंक शामिल होंगे। NARCL गैर निष्पादित परिसंपत्ति या बेड लोन खाता को प्राप्त करने और एकत्र करने के लिए इसके अधिकांश हिस्सेदारी किस क्षेत्र में है? यह सार्वजनिक क्षेत्रों में बैंकों की होती है, जिसमें प्रायोजक के रूप में केनरा बैंक के साथ और भारत ऋण समाधान कंपनी लिमिटेड में यह प्रबंधन और मूल्यवर्धन के लिए ऋण और समाधान प्रक्रिया के लिए प्रबंधन किया जाता है। यह IDRLCL में अधिकांश हिस्सेदारी निजी क्षेत्र की होती है। मतलब NARCL में सर्वाधिक हिस्सेदारी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक, जिसमें प्रायोजित बैंक केनरा बैंक है, और IDRCL में अधिकांश हिस्सेदारी निजी क्षेत्र के बैंक की होती है। अब आता है मौद्रिक नीति, मॉनेटरी पॉलिसी। भारत में मुद्रास्फीति क्या है?
मुद्रास्फीति एक मैक्रोस्कोपिक घटना है जो समय के साथ अर्थव्यवस्था में वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों में सामान्य वृद्धि को दर्शाती है। भारत में मुद्रास्फीति के सूचकांक जैसे WPI, CPI, CFPI इत्यादि हैं। WPI थोक मूल्य सूचकांक। थोक मूल्य सूचकांक बिक्री के प्रथम बिंदु पर अर्थव्यवस्था के कुल थोक बिक्री लेन देन से संबंधित वस्तुओं के हिस्से पर आधारित होता है। इसको वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग के आर्थिक सलाहकार कार्यालय द्वारा जारी किया जाता है। CPI उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, इसे खुदरा मुद्रास्फीति के रूप में भी जाना जाता है। और CPI आधारित मुद्रास्फीति खुदरा स्तर पर मूल्य परिवर्तनों को दर्शाती है। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के तहत राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के द्वारा इसे जारी किया जाता है। अब आता है उपभोक्ता खाद्य सूचकांक, खाद्य मूल्य सूचकांक CFPI। CFPI एक आधार वर्ष के संदर्भ में किसी दिए गए क्षेत्र में जनसंख्या समूह द्वारा उपभोग किए जाने वाले खाद्य उत्पादों की खुदरा कीमतों में परिवर्तन की एक माप होती है, जिसे राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा जारी किया जाता है। यह अखिल भारतीय आधार पर 2012 को आधार वर्ष मानते हुए मई 2014 से 3 श्रेणियां जारी करता है: ग्रामीण, शहरी और संयुक्त। अब आता है WPI और CPI आधारित मुद्रास्फीति में विचलन के लिए जिम्मेदार कारक। अवधारणात्मक अंतर। अवधारणात्मक अंतर मतलब उद्देश्य और डिजाइन में अंतर के साथ CPI खुदरा स्तर पर मूल्य परिवर्तन को दर्शाता है, जबकि WPI थोक स्तर पर मूल्य परिवर्तन को दर्शाएगा। अब आते हैं सूचकांकों में विशिष्ट वस्तु समूहों के शामिल मदों और उनके भारांश में परिवर्तन। उदाहरण के लिए CPI में खाद्य और पेय पदार्थों का भारांश 45% से अधिक होता है, जबकि WPI में विनिर्मित उत्पादों का भारांश 64% से अधिक होता है। अब आते हैं उच्च मुद्रास्फीति के नकारात्मक प्रभाव। नकारात्मक प्रभाव कौन कौन से हैं? पहला, उच्च और स्थायी मुद्रास्फीति नकारात्मक रिटर्न के कारण बचत को कम करती है। दूसरा, आय वितरण और आर्थिक विकृति करती है, क्योंकि गरीबी वर्ग अधिक नकदी अपने पास रखता है। तीसरा, यह अर्थव्यवस्था की आवंटन दक्षता को प्रभावित करके आर्थिक विकास को बाधित करती है। चौथा, विनिमय दर के कमजोर होने के कारण विदेशी मुद्रा उधारकर्ताओं के सामने वित्तीय अस्थिरता जोखिम बढ़ जाता है। पांचवा, हेज के रूप में स्वर्ण की बढ़ती मांग के कारण यह चालू खाता घाटा बढ़ा सकती है। छठवां, यह मैक्रो इकोनॉमिक्स स्थिरता को कमजोर करती है और बाहरी प्रतिस्पर्धा को समाप्त कर देती है। मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण, इन्फ्लेशन टारगेटिंग के बारे में। इन्फ्लेशन टारगेटिंग। भारत में औसत हेडलाइन उपभोक्ता मूल्य सूचकांक मुद्रास्फीति लगातार 3 तिमाहियों तक 6% से ऊपर रही है। इसका कारण महामारी जनित लॉकडाउन, आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधान, कमोडिटी की कीमतों में वृद्धि और यूक्रेन युद्ध में संबंधित आपूर्ति पक्ष को प्रभावित करने वाले झटके थे। अब मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण फ्रेमवर्क के बारे में यह क्या होता है? समष्टि आर्थिक और वित्तीय स्थिरता के लिए मूल्य स्थिरता की स्थिति अत्यंत आवश्यक होती है। इसलिए मौद्रिक नीति का मुख्य उद्देश्य मूल्य स्थिरता को सुनिश्चित करना होता है। मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण फ्रेमवर्क के तहत केंद्रीय बैंक एक निश्चित मुद्रास्फीति दर को लक्ष्य के रूप में निर्धारित करता है। इसके बाद केंद्रीय बैंक अपने देश में निर्धारित मुद्रास्फीति लक्ष्य को सुनिश्चित करने के लिए अपनी मौद्रिक नीति में आवश्यकता अनुसार बदलाव करता रहता है। मौद्रिक नीति समिति RBI की ओर से 3 सदस्य और सरकार द्वारा 3 बाहरी सदस्यों को नियुक्त किया जाता है। इसमें कुल 6 सदस्य होते हैं। निर्णय लेने की प्रक्रिया मौद्रिक नीति समिति में प्रत्येक सदस्य के पास एक मत होता है। मतों में बराबर के मामले में RBI के गवर्नर के पास द्वितीयक या निर्णायक मत होता है। बैठक MPC के तहत वर्ष में कम से कम 4 बैठकें अनिवार्य होती हैं तथा इसका कोरम या गणापूर्ति या कोरम MPC की बैठक में कम से कम 4 सदस्य उपस्थित होने चाहिए। क्या क्या होता है? इसमें 6 सदस्य होते हैं। 6 सदस्य में से 3 RBI के अध्यक्ष द्वारा और 3 सरकार द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। निर्णय लेने की प्रक्रिया में सदस्यों के पास अपना एक मत होता है और बैठक प्रत्येक साल में 4 बार बैठक होती है और इसमें कम से कम गणापूर्ति एवं कोरम में इसमें कम से कम 4 सदस्य होने चाहिए। भारत में लचीला मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण फ्रेमवर्क, इसमें देखते हैं ये कहाँ से स्टार्ट हुआ है। उर्जित पटेल समिति 2014 की सिफारिश के आधार पर भारत सरकार और RBI द्वारा भी वर्ष 2015 में मौद्रिक नीति रूपरेखा समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे। सबसे पहले कब हुआ था? 2014 में उर्जित पटेल समिति की सिफारिश पर। इसके बाद वर्ष 2016 में RBI अधिनियम 1934 में संशोधन किया गया और इस संशोधन के जरिए मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण को RBI की मौद्रिक नीति में नॉमिनल एंकर के रूप में शामिल किया गया। नॉमिनल एंकर
सियासत देश में आर्थिक स्थिरता को बनाए रखने संबंधी नीति या फ्रेमवर्क से होता है। मौद्रिक नीति समिति को कानूनी और संस्थागत रूप प्रदान किया गया है। एमपीसी में 6 सदस्य होते हैं। यह समृद्धि के उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए मुद्रास्फीति लक्ष्य प्राप्त करने हेतु नीतिगत दर पर निर्धारित करता है। रिजर्व बैंक के परामर्श से भारत सरकार प्रत्येक 5 वर्षों में एक बार मुद्रास्फीति लक्ष्य निर्धारित करती है। वर्तमान में सीपीआई मुद्रास्फीति लक्ष्य 4% निर्धारित किया गया है। हालांकि इसमें ±2% उतार चढ़ाव की अनुमति है और दूसरे शब्दों में वर्तमान में भारत में सीपीआई मुद्रास्फीति लक्ष्य को 2 से 6% के लिए फिक्स किया गया है। मुद्रास्फीति लक्ष्य को बनाए रखने में विफल होने पर क्या होगा, ये कंडीशन देख लेते हैं। यदि औसत मुद्रास्फीति लगातार 3 तिमाहियों में उच्च टॉलरेंस बैंक से निम्न टॉलरेंस बैंड से कम रहती है तो आरबीआई केंद्र सरकार को एक रिपोर्ट निम्नलिखित के बारे में सूचित करती है। पहला, मुद्रास्फीति लक्ष्य को प्राप्त करने में विफल रहने संबंधी कारणों के बारे में। दूसरा, बैंकों द्वारा की जाने वाली प्रस्तावित उपचारात्मक कार्यवाहियों के बारे में। और तीसरा, उस अनुमानित समय अवधि के बारे में होता है, जो समय अवधि जिसके भीतर प्रस्तावित उपचारात्मक कार्यवाहियों के समय कार्यान्वयन से संबंधित मुद्रास्फीतिक लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकेगा। इसके नीतिगत रुख अलग अलग प्रकार के हैं, जैसे अकोमोडेटिव या उदार स्टॉन्स। जब केंद्रीय बैंक आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए मुद्रा आपूर्ति का विस्तार करने हेतु तैयार होता है तो इसके तहत नीतिगत ब्याज दरों में कटौती का रुख अपनाया जाता है। दूसरा आता है न्यूट्रल स्टॉन्स या तटस्थ। जब केंद्रीय बैंक या तो ब्याज दर में कटौती कर सकता है या नीतिगत ब्याज दर बढ़ा सकता है। इसे आमतौर पर तब अपनाया जाता है जब नीतिगत प्राथमिकता मुद्रास्फीति और आर्थिक विकास दोनों समान रूप से होते हैं। तीसरा आता है हॉकिंग्स या उग्र स्टॉन्स। जब केंद्रीय बैंक मुद्रास्फीति को कम रखने के लिए मुद्रा आपूर्ति पर अंकुश लगाने हेतु तैयार होता है तो इस स्थिति में केंद्रीय बैंक नीतिगत ब्याज दर बढ़ा सकता है। फिर चौथा आता है कैलिब्रेटेड या अंश शोधित स्टॉन्स। यह अंश शोधित तरीके से ब्याज दर वृद्धि को दर्शाने के लिए एक अन्य शब्दावली है। इसमें आरबीआई का रुख ब्याज दर वृद्धि की ओर झुक जाता है, लेकिन जरूरी नहीं है कि प्रत्येक नीतिगत ब्याज बैठक में ब्याज दर में वृद्धि हो। अब आता है मूल्य निगरानी तंत्र। मूल्य निगरानी तंत्र हाल ही में उपभोक्ता मामले और खाद्य सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने भारत के सभी जिलों में महत्वपूर्ण वस्तुओं के लिए मूल्य निगरानी केंद्र स्थापित करने का सुझाव दिया है। इससे संबंधित तथ्य, इसे 31 मार्च 2023 तक देश भर में 750 मूल्य निगरानी केंद्र की स्थापना करने के लक्ष्य को प्राप्त कर लिया है। इसके लिए राज्यों को वित्तीय सहायता भी प्रदान की जाएगी। वर्तमान स्थिति के अनुसार आवश्यक बुनियादी ढांचे के विकास के लिए कुल व्यय का 50% राज्य सरकार द्वारा और 50% केंद्र सरकार द्वारा वित्त पोषित किया जाएगा। मूल्य स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए क्या क्या कदम उठाए गए हैं, ये देखते हैं। पहला, मूल्य निगरानी तंत्र को मजबूत करने के लिए पहल आरंभ की गई है, जिसका उद्देश्य आवश्यक खाद्य वस्तुओं के संबंध में मूल्य संबंधी डेटा की रिपोर्टिंग, निगरानी एवं विश्लेषण प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करना है। दूसरा, दालों और फूल सब्जियों के जैसे प्याज के लिए बाजार हस्तक्षेप योजना शुरू की गई है। तीसरा, कृषि बागवानी से संबंधित उपजों, उदाहरण के लिए प्याज, आलू, दाल के संबंध में मुद्रास्फीति से निपटने के लिए मूल्य स्थिरीकरण कोष का गठन किया गया है। अब आता है मूल्य निगरानी के लिए मौजूदा व्यवस्था। उपभोक्ता मामले विभाग के तहत मूल्य निगरानी प्रभाग चयनित आवश्यक वस्तुओं की कीमतों की निगरानी के लिए उत्तरदायी है। मूल्य निगरानी प्रभाग चयनित आवश्यक वस्तुओं के खुदरा और थोक मूल्यों की निगरानी करता है। साथ ही यह दैनिक आधार पर चयनित आवश्यक वस्तुओं के मौजूदा मूल्य और भविष्य की कीमतों की निगरानी भी करता है। वेबसाइट पर कीमतों की सूचना को प्रतिदिन अपडेट किया जाता है। संबंधित राज्य सरकारों के राज्य नागरिक आपूर्ति विभाग रोजाना 22 आवश्यक खाद्य उत्पादों के बारे में पीएमएस ऐप की कीमतों की जानकारी देते हैं, जो देश भर में फैले 340 बाजार केंद्रों से मापदंडों के आधार पर 22 आवश्यक खाद्य सामग्रियों की निगरानी की जाती है तथा राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में स्थित केंद्र द्वारा बताई गई कीमतों की सटीकता की जांच के लिए भारतीय खाद्य निगम और नाफेड की सेवाएं ली जाती हैं। अब देखते हैं पीएमसी के बारे में। पीएमसी के क्या क्या लाभ हैं। पीएमसी के जरिए आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में निगरानी की जाएगी और उन्हें केंद्र सरकार द्वारा नियंत्रित किया जाएगा। ऐसे में मुद्रास्फीति को नियंत्रित किया जा सकेगा। गुणवत्ता, मात्रा, मानक, परीक्षण या बेंचमार्क के मामले में उपभोक्ता हितों को बेहतर सुरक्षा प्रदान की जाएगी। इन सेवाओं के लिए भारतीय मानक ब्यूरो, नेशनल टेस्ट हाउस, लीगल मेट्रोलॉजी और राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन का उपयोग किया जाएगा। और ई दाखिल क्या है। ई दाखिल पीएमसी के तेजी से कार्यवाही करने के कारण उपभोक्ता शिकायत की ऑनलाइन फाइलिंग के लिए इस पोर्टल पर बेहतर उपयोग होगा। बाजार हस्तक्षेप या
मार्केट इंटरवेंशन, खुदरा मूल्यों की नियमित समीक्षा से बाजार को स्थिर करने हेतु बाजार हस्तक्षेप संबंधी रणनीतियों पर निर्णय लेने में सहायता मिलेगी। साथ ही इससे यह सुनिश्चित किया जा सकेगा कि वस्तुओं की कमी उपभोक्ताओं को प्रतिकूल रूप से प्रभावित नहीं करे। अब आता है स्थायी जमा सुविधा। स्थायी जमा सुविधा स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी या SDF। हाल ही में अपनी पहली द्विवार्षिक नीति समीक्षा में मौद्रिक नीति समिति ने स्थायी जमा सुविधा घोषणा की शुरुआत की घोषणा की है। इसे तरलता समायोजन सुविधा वाली व्यवस्था के एक न्यूनतम दर के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। स्थायी जमा सुविधा के बारे में, यह SDF तरलता प्रबंधन का एक साधन होता है। इसकी सहायता से RBI बिना किसी जमानत या संपार्श्विक या सरकारी प्रतिभूतियों को अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों से तरलता में अवशोषित कर सकती है। इसलिए RBI या प्रतिभूतियों के बिना बैंक से अधिशेष तरलता को कम कर सकता है। इसे पहली बार वर्ष 2014 में उर्जित पटेल समिति के तरलता के प्रबंधन के उपकरण के रूप में अनुशासित किया गया था। यह मौद्रिक नीति ढांचे को संशोधित करने और मजबूत करने के लिए एक विशेषज्ञ समिति थी। SDF उपाय को वर्ष 2018 में RBI अधिनियम 1934 की धारा 17 में संशोधन के माध्यम से लाया गया। इसके माध्यम से RBI को बिना किसी जमानत या संपार्श्विक के SDF के लिए अतिरिक्त उपकरण के रूप में प्रस्तुत करने का अधिकार दिया गया। और वर्ष 2022 में से SDF फिक्स रेट रिवर्स रेपो की जगह लेगा। ज्ञातव्य है कि फिक्स रेट रिवर्स रेपो वस्तुतः LAF कॉरिडोर की न्यूनतम दर है। इसके अतिरिक्त इनकी ब्याज दर 3.75% होगी। ये जो द्विवार्षिक नीति जारी की गई है वह मौद्रिक नीति की स्थायी समीक्षा जमा सुविधा के में घोषणा की गई। और इसमें सबसे पहले इसका देख लेते कि 2014 में उर्जित पटेल समिति के द्वारा और 2018 में RBI के संशोधन अधिनियम 1934 की धारा 17 में संशोधन के अनुसार, और जो फिक्स रेट रिवर्स रेपो रेट की जगह लेगा। अब देखते हैं SDF के तहत जमा राशियाँ RBI अधिनियम 1934 की धारा 44 के तहत अंतर्गत नगद आरक्षित अनुपात को बनाए रखने के लिए पात्र नहीं होंगे, लेकिन वे बैंकिंग विनिमय अधिनियम 1949 की धारा 24 के अंतर्गत सामूहिक तरलता अनुपात को बनाए रखने के लिए पात्र होंगे। SDF की आवश्यकता क्यों पड़ी? कोविड-19 के कारण भारत में तरलता अधिशेष ज़्यादा होने के कारण SDF की आवश्यकता पड़ी। इससे तरलता प्रबंधन कार्य ढांचे के अंतर्गत अल्पकालिक और क्षणिक तरलता के साथ साथ टिकाऊ तरलता का प्रबंधन करने के लिए विभिन्न उपकरणों का उपयोग किया जाता है। उदाहरण के लिए लक्षित दीर्घकालिक रेपो संचालन, खुले बाजार की संक्रिया, SDF आदि आते हैं। तरलता प्रबंधन से संबंधित पारिभाषिक शब्दों में अंतर क्या क्या है? देखो, पारिभाषिक शब्द में अर्थ रिवर्स रेपो दर का अर्थ है यह वह दर है जिस पर RBI अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों को अपनी अतिरिक्त निधियों को उसके पास रखने के लिए भुगतान करता है, जो RBI के विवेकाधिकार के अनुसार उपलब्ध होता है। इसमें जमानत या संपार्श्विक में यह RBI से बैंकों को होता है और कार्य बाजार से तरलता को अवशोषित करके मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने का साधन होता है। अब आता है SDF स्टैंडर्ड डिपॉजिट फैसिलिटी। इसका अर्थ है यह अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के लिए अपनी अतिरिक्त निधियों को RBI के पास जमा रखने के लिए शुरू की गई एक नई सुविधा होती है जिसमें जमानत नहीं होती है। तरलता प्रबंधन और वित्तीय स्थिरता का साधन इसका प्रमुख कार्य है। रेपो दर यह वह दर है जिस पर RBI अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों को उधार देता है। इसमें जमानत होती है। यह अर्थव्यवस्था में तरलता को विनियमित करने का साधन होता है। इसका मुख्य कार्य है। अब आता है मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी या MSF, जो 4.65% है। इसे MPC द्वारा परिवर्तित किया जाता है। यह अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के लिए छोटी अवधि हेतु उधार लेने की व्यवस्था है जिसमें RBI में से नकद की गंभीर कमी होने या परिसंपत्ति देयता बेमाल होने पर एक दिन के लिए उधार लिया जा सकता है। इसकी अधिकतम सीमा की कुल मांग समय देयताओं को 2% तक होती है और इसमें जमानत राशि होती है जो बैंकों से RBI के लिए होती है। और इसका मुख्य कार्य RBI से अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की सहायता करने के लिए उधार से संबंधित है। संबंधित सुर्खियों में विनियामक समीक्षा प्राधिकरण। विनियामक समीक्षा प्राधिकरण 2.0 को RBI ने वर्ष 2021 में स्थापित किया था। इसमें अपनी अनुशंसाओं के अंतिम सेट में जुड़ी रिपोर्ट्स को प्रस्तुत कर दिया था। RRA विनियामक समीक्षा प्राधिकरण 1.0 को 1999 में स्थापित किया गया था, जिसका उद्देश्य RBI की प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करना और विनियामक के संबंधी निर्धारणों को सरल बनाना है। और जो RRA सेकंड का 2.0 का उद्घाटन का स्थापना 2021 में और पहली 1999 में।
RRA 2.0 के उद्देश्य अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों, सहकारी बैंकों, गैर बैंकीय वित्तीय कंपनियों आदि जैसी विनियमित संस्थाओं पर अनुपालन बोझ को कम करना है। इसके अंतर्गत विनिमयक संस्थाएं हैं, कौन कौन सी हैं? RBI अधिनियम 1934, बैंकिंग विनिमय अधिनियम 1949, भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम 2007 आदि के तहत RBI द्वारा विनियमित संस्थाएं। अब आता है बैंकिंग और मौद्रिक नीति से संबंधित प्रमुख अवधारणा। प्रतिचक्रीय पूंजी बफर, काउंटर साइकिल से कैपिटल बफर। केंद्रीय बैंक बेसल थर्ड मानदंडों का पालन करते हुए देश में बैंकों के कुछ निश्चित पूर्ति पर्याप्तता मानदंड निर्धारित करता है। CCCB ऐसे मानदंडों का एक भाग होता है जिसकी गणना बैंक की जोखिम भारित ऋण लेखा बही के एक निश्चित प्रतिशत के रूप में कही जाती है। RBI द्वारा वर्ष 2015 में CCCB की रूपरेखा तैयार की गई थी। इसके दो तरफा उद्देश्य हैं। पहला, यह बैंकों के लिए एक अच्छे समय में पूंजी का एक बफर बनाना अनिवार्य करता है जिसका उपयोग बैंक कठिन समय में के दौरान वास्तविक क्षेत्र में ऋण के प्रवाह को बनाए रखने के लिए कर सकते हैं। दूसरा, यह अत्यधिक ऋण वृद्धि के समय बैंकिंग क्षेत्र को अंधाधुंध अविवेक रूप से उधार देने से रोकता है। ऐसे ऋण से अक्सर प्रणालीगत जोखिम का निर्माण होता है। अब आता है बैंक एश्योरेंस। बैंक एश्योरेंस किसी बैंक या एक बैंक के बीमा कंपनी की एक व्यवस्था होती है। यह व्यवस्था बीमा कंपनी को अपने उत्पादों को बैंक के ग्राहकों को बेचने की अनुमति देती है। बैंक बीमा उत्पाद बेचकर अतिरिक्त राजस्व अर्जित करते हैं तथा बीमा कंपनी अपने उत्पादों की बिक्री के लिए कार्यबल बढ़ाए बिना अपने ग्राहक आधार का विस्तार करती है। अब आता है ऋण जमा अनुपात। ऋण जमा अनुपात यह दर्शाता है कि बैंकों ने जमा के रूप में कितना धन जुटाया है तथा उसमें से कितना धन ऋण के रूप में वितरित किया है। कम ऋण जमा अनुपात जमा वृद्धि की तुलना में अपेक्षाकृत खराब क्रेडिट वृद्धि का संकेत देता है। इससे यह पता चलता है कि बैंक अपने संसाधनों का पूरा उपयोग नहीं कर रहे हैं। उच्च ऋण जमा अनुपात का अर्थ अपेक्षाकृत धीमी जमा वृद्धि के साथ ऋण की मजबूत मांग से होता है। अब आता है त्वरित सुधारात्मक कार्यवाही ढांचा, प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन फ्रेमवर्क। किसी बैंक द्वारा जोखिम भारित आस्तियों की तुलना में पूंजी अनुपात, निवल NPA और ROA के विनियामक सीमाओं के उल्लंघन करने के लिए PCA फ्रेमवर्क को लागू किया जाता है। PCA फ्रेमवर्क के तहत निम्न कार्रवाइयाँ की जाती हैं जिसमें पहली है लाभांश वितरण या लाभ के प्रेषण पर प्रतिबंध। दूसरा, घरेलू या विदेशी शाखा वितरण पर प्रतिबंध होता है। अब आता है ऋण माफी। ऋण माफी के तहत ऋण खाते को पूरी तरह से रद्द किया जाता है। इसका अर्थ है कि कर्जदार उस विशेष कर्ज को चुकाने से मुक्त हो जाता है। प्राकृतिक विपदाओं के समय किसानों को सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली कर्ज माफी एक प्रकार की आर्थिक मदद होती है। अब आता है ऋण को बट्टे खाते में डालना। ऋण को बट्टे खाते में डालने से मतलब है कर्जदाता डिफॉल्ट ऋण या NPAs को अपनी परिसंपत्ति से हटा देता है और इस राशि को हानि के रूप में दर्शाता है। कोई बैंक किसी ऋण को बट्टे खाते में तब डालता है जब ऋणी अर्थात उधारकर्ता उस ऋण का भुगतान नहीं करता और उस ऋण की वसूली की बहुत कम संभावना होती है। ऋण को बट्टे खाते में डालना कर्जदारों से कानूनी तरीके से कर्ज की वसूली करने के बैंकों के अधिकार को नहीं छीनता है। यह पिछले 5 वर्षों में बैंक बट्टे खाते में डाले गए ऋणों में केवल 1,32,036 करोड़ की वसूली कर पाए हैं। अब आते हैं निधियों की सीमांत लागत पर आधारित उधार दर। MCLR को भारतीय रिजर्व बैंक ने अप्रैल 2016 में प्रभावी किया था। MCLR एक बैंक की न्यूनतम ब्याज दर को संदर्भित करता है। बैंक इस दर से नीचे RBI द्वारा अनुमत कुछ मामलों को छोड़कर ऋण नहीं दे सकता है। यह इस प्रकार के बैंक होते हैं जो आंतरिक मानदंड या संदर्भ दर होते हैं जो 4 घटकों के आधार पर परिकलित होती है, जिसमें पहला निधियों की सीमांत लागत, नगद आरक्षित अनुपात का ऋणात्मक भार खाता, परिचालन की लागत और अवधि प्रीमियम होता है। अवधि से तात्पर्य बैंक ऋण के पुनर्भुगतान के लिए जो समय बचता है उसके बारे में बताता है। लाभ, यह वित्तीय संस्थानों में उनकी ब्याज दरों को निर्धारित करने में पारदर्शिता लाती है। RBI के अनुसार यह पूर्ववर्ती आधार दर पद्धति की तुलना में अधिक प्रभावी होती है। अब आते हैं वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट। वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट एक 6 रिपोर्ट होती है। यह रिपोर्ट भारतीय वित्तीय प्रणाली की वित्तीय स्थिरता के समक्ष मौजूद खतरों और उनका मामला करने की क्षमता को दर्शाती है। गौरतलब है कि वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा जारी की जाती है। बैंकिंग प्रणाली बिना पूंजीकरण के भी व्यापक आर्थिक संकटों का सामना कर सकती है। इसे निम्नलिखित कई संकेतकों द्वारा रेखांकित किया जाता है। अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के जोखिम भारित आस्तियों की तुलना में पूंजी अनुपात नई ऊंचाइयों पर पहुंच गया है। दूसरा, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों को सकल गैर निष्पादित संपत्तियां अनुपात या निवल अनुपात में गिरावट आई है और प्रोविजनिंग कवरेज अनुपात में भी सुधार हुआ है।
अब आता है रिजर्व बैंक एकीकृत लोकपाल योजना। यह योजना आरबीआई की मौजूदा निम्नलिखित 3 लोकपाल योजनाओं को एकीकृत करती है। कौन कौन सी योजनाएं हैं भाई? पहली बैंकिंग लोकपाल योजना 2006, दूसरी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के लिए लोकपाल योजना 2018 और डिजिटल लेन देन लोकपाल योजना 2019। यह 3 को मिलाकर रिजर्व बैंक एकीकृत लोकपाल योजना बनाई गई है। इस योजना के अंतर्गत आरबीआई के अधीन विनियामक संस्थाओं द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं में कमी से संबंधित ग्राहकों की शिकायतों का लागत मुक्त समाधान प्रदान किया जाएगा। ऐसे समाधान तब किया जाता है जब ग्राहकों की शिकायतों या उनकी संतुष्टि तक हल नहीं किया जाएगा। यह विनियामक संस्थाएं 30 दिनों की अवधि के भीतर जवाब नहीं देती हैं। यह योजना सेवा में कमी की शिकायत दर्ज करने के आधार पर रूप में परिभाषित करती है, साथ ही अपवर्जनों की एक सूची भी निर्धारित करती है जो किसी भी भाषा में भौतिक और ईमेल माध्यम शिकायतों की प्राप्ति या प्रारंभिक प्रोसेसिंग के लिए आरबीआई की चंडीगढ़ शाखा में एक केंद्रीकृत रिसिप्ट और प्रोसेसिंग केंद्र स्थापित किया गया है। अब आता है दक्ष पोर्टल। दक्ष एक वेब आधारित एंड टू एंड वर्क फ्लो एप्लीकेशन होता है जिसके माध्यम से आरबीआई बैंकों, गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों जैसी पर्यवेक्षित संस्थाओं में अनुपालन संस्कृति को बेहतर बनाने के उद्देश्य से अनुपालन उद्देश्यों अपेक्षाओं की निगरानी अधिक कुशलता से कर सकेगा, जिसका उद्देश्य बैंकों, एनबीएफसी आदि जैसी पर्यवेक्षित संस्थाओं में अनुपालन संबंधी संस्कृति में और सुधार करना है। यह एप्लीकेशन एकल प्लेटफॉर्म के माध्यम से निर्बाध संचार, निरीक्षण योजना, निष्पादन, साइबर घटना रिपोर्टिंग और विश्लेषण को भी सक्षम करेगा। यह प्लेटफॉर्म कभी भी कहीं भी सुरक्षित पहुंच को सक्षम बनाएगा। अब आता है लघु वित्त बैंक। लघु वित्त बैंक की को कंपनी अधिनियम 2013 के तहत पंजीकृत पब्लिक लिमिटेड कंपनी के तहत गठित किया गया था। यह बैंकिंग विनिमय अधिनियम 1949 की धारा 22 के तहत लाइसेंस प्राप्त है। एम्स बैंक की घोषणा केंद्रीय बजट 2014-15 में की गई थी तथा यह नवंबर 2014 में इसके दिशा निर्देश जारी किए गए थे। लघु वित्त बैंक की स्थापना का मुख्य उद्देश्य वित्तीय समावेशन का विस्तार करना होता है, जिसका मुख्य रूप से जो आबादी तक पहुंचाना है तथा जहां बैंकिंग सेवा नहीं पहुंची है, कम पहुंची है, उन्हें प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र ऋण के रूप में वर्गीकृत पात्र क्षेत्रों को 75% ऋण देना आवश्यक है और लघु वित्त बैंक में न्यूनतम चुकता इक्विटी 200 करोड़ रुपये होती है। लघु वित्त बैंक की कुल परिसंपत्ति 500 करोड़ रुपए होने पर 3 वर्ष के भीतर उन्हें स्वयं को सूचीबद्ध कराना अनिवार्य होता है। इसके समक्ष चुनौतियां कौन कौन सी आती हैं? पहली की उधार की उच्च लागत, दूसरी पिछले वर्ष महामारी के बाद से ऋण वृद्धि में तेज गिरावट आती है। अब आता है खाता संग्राहक या अकाउंट एग्रीगेटर प्रणाली। अकाउंट एग्रीगेटर प्रणाली को वर्ष 2021 में शुरू किया गया था। यह आरबीआई द्वारा विनियमित एक संस्थान गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी खाता संग्राहक लाइसेंस धारक की तरह है। इस प्रणाली में कोई व्यक्ति एक वित्तीय संस्थान जिसमें उसका खाता है में सुरक्षित एवं डिजिटल रूप में अपनी जानकारी तक पहुंच प्राप्त कर सकता है। साथ ही जानकारी को खाता संग्राहक नेटवर्क से किसी अन्य विनियामक वित्तीय संस्थानों के साथ साझा भी कर सकता है। इसका महत्व क्या क्या है? महत्व में उपभोक्ताओं के सभी बैंक खाता का एक ही स्थान पर समेकित डैशबोर्ड होगा और इससे सभी दस्तावेज एक ही स्थान पर उपलब्ध हो जाएंगे। दूसरा, भौतिकी रूप में साझा किए गए खाते से संबंधित डेटा के दुरुपयोग की घटनाओं में कमी आएगी और चूंकि केवल उपभोक्ताओं की सहमति के बाद ही डेटा साझा किया जाएगा, इसलिए डेटा साझा करने के नियंत्रण को उपयोगकर्ता के हाथों में होगा। अब आता है लागत मुद्रास्फीति सूचकांक। आयकर विभाग ने लागत चालू वित्त वर्ष के लिए कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स को अधिसूचित किया है। यह इन्फ्लेशन प्रतिवर्ष आयकर अधिनियम 1961 के तहत अधिसूचित किया गया है। इसके माध्यम से उपभोक्ता मूल्य सूचकांक एवं सूचकांक शहरी के आधार पर मूल्यों का मुद्रास्फीति दर से मिलान किया जाता है। इसका उपयोग करदाता के लिए समायोजन के बाद पूंजीगत परिसंपत्तियों की बिक्री से प्राप्त दीर्घकालीन पूंजीगत लाभ की गणना के लिए किया जाता है। अब सूचीबद्ध की गई अधिग्रहण की लागत इक्वल टू अंतरण बिक्री वाले वर्ग के लिए CII और अधिग्रहण की लागत और प्रथम वर्ष या वर्ष 2001 या 2 के लिए CII जिसे दौरान परिसंपत्ति आकलनकर्ता के अधीन थी। अब आते लंदन इंटरबैंक ऑफर्ड रेट लिबोर इंटरबैंक बाजार में असुरक्षित अल्पकालीन उधार के लिए वैश्विक संदर्भ दर है। यह अल्पकालीन ब्याज दरों के लिए एक मानदंड के रूप में कार्य करता है जिसका उपयोग मुद्रा दर विनिमय और बंधक के लिए किया जाता है। इसे इंटरकॉन्टिनेंटल एक्सचेंज प्रशासित करता है। इसकी गणना 5 मुद्राओं के लिए की जाती है जिसमें स्विस फ्रैंक, यूरो, पाउंड स्टर्लिंग, जापानी येन और अमेरिकी डॉलर आती हैं। यह वित्तीय प्रणाली के स्वास्थ्य का सूचकांक है
का सूचक है। यह लिबोर के भारतीय समकक्ष में मुंबई इंटरबैंक ऑफर्ड रेट के रूप में जाना जाता है और इसकी गणना नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया के द्वारा की जाती है। अब आते हैं बॉन्ड यील्ड कर्व इन्वर्सन। यील्ड कर्व बॉन्ड से प्रतिफल की ग्राफिक से प्रस्तुति है। सामान्य परिस्थितियों में जब कोई लंबी अवधि के लिए उधार देता है तो उसे अधिक प्रतिफल प्राप्त होता है। हालांकि ऐसा समय भी आता है जब यह बॉन्ड यील्ड कर्व उलट जाता है। इस स्थिति में लघु अवधि वाले बॉन्ड लंबी अवधि वाले लॉन्ग बॉन्ड की तुलना में अधिक प्रतिफल या भुगतान करती हैं। यह स्थिति संकेत देती है कि निवेशक भविष्य में कमजोर समृद्धि की उम्मीद कर रहे हैं। यह स्थिति मंदी का संकेत देती है। अब आता है यील्ड कर्व कंट्रोल। यील्ड कर्व कंट्रोल बैंक ऑफ जापान की यील्ड कर्व कंट्रोल की नीति के कारण जापानी येन में अधिक गिरावट दर्ज की गई है। यील्ड कंट्रोल कर्व को ब्याज दर उच्चतम सीमा भी कहा जाता है। इसका उद्देश्य यील्ड कर्व के कुछ हिस्सों के साथ ब्याज दरों को नियंत्रित करना होता है। यील्ड कर्व कंट्रोल बॉन्ड की कीमतों को नियंत्रित करता है और यह कंटेंटिव ईजिंग और अल्पकालिक ब्याज दर लक्ष्यों के भिन्न होता है। वैश्विक मुद्रास्फीति जनित मंदी। वैश्विक मुद्रास्फीति जनित मंदी आर्थिक समृद्धि दर में कमी और उपभोक्ता मूल्य स्फीति में बढ़ोतरी की स्थिति को दर्शाती है। वैश्विक मुद्रास्फीति जनित मंदी कई साधनों के माध्यम से घरेलू समृद्धि और मुद्रास्फीति को प्रभावित करती है। इसमें विदेशी मांग में कमी, निर्यात मांग और समग्र घरेलू मांग और आर्थिक समृद्धि को कम करती है। अब आता है रुपये के नोटों और सिक्कों के डिजाइन से संबंधित प्रावधान। करेंसी नोट के डिजाइन में किसी भी बदलाव के लिए आरबीआई के केंद्रीय बोर्ड और केंद्र सरकार की मंजूरी आवश्यक है। आरबीआई अधिनियम 1934 के तहत भारत में बैंक नोट जारी करने का एकमात्र अधिकार आरबीआई के पास है। सिक्का अधिनियम 2011 के अनुसार अलग अलग मूल्य वर्गों में सिक्कों को डिजाइन करने और उन्हें ढालने की शक्ति केंद्र सरकार के पास है। मतलब करेंसी नोट को जारी करने की शक्ति एकमात्र आरबीआई के पास है और सिक्का को ढालने की एजेंसी की डिजाइन करने की अनुमति सिर्फ केंद्र सरकार के पास है। भारतीय राज्यों हेतु सांख्यिकी हैंडबुक 2016 में आरबीआई बैंक प्रतिवर्ष जारी करती है। इसमें अलग अलग राज्यों के लिए एक ही स्थान पर तुलना करने योग्य डेटा शामिल होता है। ये डेटा विविध आयामों जैसे आर्थिक सामाजिक सांख्यिकी से संबंधित होता है। ये डेटा वर्ष 1951 से वर्ष 2021 से 22 तक अलग अलग समयावधि के लिए ग्रहण किए जाते हैं। वर्तमान संस्करण में 2 नए खंड स्वास्थ्य और पर्यावरण को शामिल किया गया है। कानूनी इकाई पहचानकर्ता। हाल ही में आरबीआई ने गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों और प्राथमिक सहकारी बैंकों के बड़े उधारकर्ताओं के लिए लीगल एंटिटी आइडेंटिफायर पर दिशा निर्देश का विस्तार किया है। लीगल एंटिटी आइडेंटिफायर एक 20 अक्षरों का अल्फा न्यूमेरिक कोड होता है। इसका वैश्विक संदर्भ डेटा प्रणाली बनाने के लिए उपयोग किया जाता है। यह प्रणाली किसी भी क्षेत्राधिकार में प्रत्येक कानूनी इकाई की विशेष रूप से पहचान करती है। लीगल एंटिटी आइडेंटिफायर बेहतर जोखिम प्रबंधन के लिए वित्तीय डेटा रिपोर्टिंग प्रणालियों की गुणवत्ता और सटीकता के सुधार करती है। यह हमारा तीसरा टॉपिक कंप्लीट होता है। नेक्स्ट पार्ट है हम इसका चौथा टॉपिक स्टार्ट करेंगे। और भी इसी तरीके की वीडियो को देखने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।